तो स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओम ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे तुझ तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन को शुद्ध कर अपना सूचित सारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर कर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मैडम सुषमा ओझा जो प्रोफेसर हैं एसपस प्रयागराज की, वे उपस्थित हैं, हमारे गुरु भी हैं, उनका स्वागत है। आज की फैकल्टी भी हैं। हमारे बीच में प्रतिमा राज उपस्थित है, सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट हैं और समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जो उपस्थित है, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है और हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कोमल बालवानी जी उपस्थित हैं जो हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मबिन MP खेमका सर, दूसरे हैं एसपस के अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल सर और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सरदार सर। इन 3 मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने ज्ञान और शिक्षा का ग्रहण किया है, उनके भी ऋणी हैं। संस्थान का एक मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम संकल्प हैं और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। हम पुनः सुषमा ओझा मैम का स्वागत करते हैं और उनको ये आज वो
गवर्निंग वेसल पर चैप्टर 6 जो है, ट्रिटाइज 6 का चैप्टर 6, उस पर चर्चा करेंगी। तो ओवर टू सुषमा मैम। धन्यवाद सर। कैसे हैं सब लोग? तैयारी हो रही होगी दिवाली की। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 गवर्निंग वेसल, ट्रिटाइज 6 का पेज नंबर 77। गवर्निंग वेसल या ड्यूमो, इसका दो नाम है, या तो गवर्निंग वेसल बोल लीजिए या ड्यूमो बोल लीजिए। ये यूनिलैटरल है, यानी बीचों बीच, जैसे कि आप देख रहे हैं कंसेप्शन वेसल आगे चलता है बीचों बीच एकदम, वैसे ही आपका गवर्निंग वेसल पीछे बैक साइड है। गवर्निंग वेसल बिल्कुल स्पाइन के साथ साथ चल रहा है, जहां हमारा स्पाइन है उसी के साथ साथ गवर्निंग वेसल चल रहा है। अब ये इसको एक मेरेडियन के रूप में दिया गया है। गवर्निंग वेसल को कहा गया इट इज अ यांग कंट्रोलर, यानी जितने भी हमारे यांग मेरेडियन हैं या जितने भी हमारे यांग ऑर्गन्स हैं उसका ये कंट्रोलिंग है गवर्निंग वेसल। अब इसका मास्टर पॉइंट क्या है? मास्टर पॉइंट है SI3 और कपल पॉइंट है UB62। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? या तो GV1 से स्टार्ट होगा या फिर CV1 से स्टार्ट होगा। GV1 या CV1 को का जो लोकेशन है वो हमारे यूरोजेनाइटल ऑर्गन और एनस के बीच में है, और GV का भी लगभग उसी के आसपास आपका GV पॉइंट है। और ये कहाँ से पास हो रहा है? इट पासेस थ्रू GV1 से GV28 तक। आपको पता होना चाहिए गवर्निंग वेसल में 28 पॉइंट्स हैं, और ये UB12 के थ्रू भी पास हो रहा है ये यांग नियंत्रक मेरेडियन। और इसका लियो पॉइंट क्या है? गवर्निंग वेसल 1। फिर वही हम लोग रिपीट करेंगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। अगर मेल है तो SI3 लेफ्ट साइड देंगे, UB62 राइट साइड देंगे, और DU3 को आप देख रहे हैं एक अलग सा चिन्ह बना हुआ है, इसको रेंटिंग बोलते हैं। रेंटिंग यानी यहाँ पे या तो आप मेथी सीड बांध दीजिए या तो एक छोटा सा स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, यानी यहाँ पे टोन सीडेट वाला बात नहीं है। आपको DU3 पे या तो स्टार मैग्नेट लगा दीजिए या तो फिर आप एक छोटा सा मेथी दाना बांध दीजिए फॉर मेल। और K3 लेफ्ट एंड राइट, यानी दोनों तरफ टोन का है K3 को। और UB23 वो भी हम लेफ्ट एंड राइट, मेल है उस पे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ टोन करना है। अगर हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करें फीमेल के लिए तो बिल्कुल वाइसे वर्सा हो जा रहा है, यानी अलग हो जा रहा है। SI3 अगर फीमेल कोई मरीज है तो उसको SI3 हम राइट साइड देंगे, UB62 हम लेफ्ट साइड देंगे। और फीमेल के लिए देखिए अलग पॉइंट हो गया है, LU7 टोन करेंगे लेफ्ट साइड, और K6 हम सीडेट करेंगे राइट साइड, और DU3 अगेन दोनों तरफ देना है, लेफ्ट एंड राइट देना है। इसमें कुछ पूछना है आप लोग तो पूछ सकते हैं जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि फीमेल में ज्यादा करके ब्लड डेफिशिएंसी ज्यादा पाई जाती है। क्यों ब्लड डेफिशिएंसी ज्यादा पाई जाती है फीमेल में? कोई बता सकता है? मैम फीमेल का मेंस्ट्रुएशन होता है हर महीने, इसलिए। हाँ वेरी गुड। जो मेंस्ट्रुएशन है, पीरियड है, वो तो होना ही है, तो उसके कारण कितना भी अच्छा खान पान हो, कितना भी अच्छा फूड हैबिट्स हो, फिर भी फीमेल्स में ज़्यादा करके ब्लड डेफिशिएंसी रहता ही है। इसलिए यहाँ पे LU7 किया गया है और K6 को सीडेट किया गया है। देखिए ये आपका यांग वेसल जो मेरेडियन है, गवर्निंग वेसल और ड्यूमो वेसल, ये कौन से एरिया को इन्फ्लुएंस करेगा? हमारे स्पाइन को, बैक ऑफ नेक, बैक ऑफ हेड, आईज और ब्रेन, इवन बैक ऑफ लेग्स, यानी इतने सारे एरिया को ये गवर्निंग वेसल मेरेडियन कवर कर रहा है। आप जान रहे हैं स्पाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि स्पाइन और ब्रेन का कनेक्शन है।
अगर हमारा ब्रेन अच्छे से मैसेज देगा स्पाइन को तो स्पाइन अच्छे से वर्क करेगा। और ज़्यादातर आजकल क्या प्रॉब्लम आ रही, ज़्यादातर आजकल प्रॉब्लम स्पाइन की ही आ रही है। बैक की पीछे गले में दर्द होना, पीछे सिर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, पैर के जो बैक ऑफ लेग्स वहाँ दर्द होना, ये आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही है। क्योंकि जब हम लोग अवेयरनेस करवाते हैं, वहाँ पे जब पेशेंट देखते हैं तो ज़्यादा करके यही मोस्टली प्रॉब्लम्स आ रही है। और आप समझ जाइए कि 20-20 साल के 25-25 साल के बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही। पहले क्या था, 45-50 ईयर्स मतलब के लोगों को ये चीज़ प्रॉब्लम आती थी, मतलब घुटना दर्द करना या सिर दर्द करना। लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपके पास बहुत अच्छा मेरिडियन है, गवर्निंग वेसल और ड्यूमो। उसको अगर हम लोग प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब इसमें कौन सा एंडोक्राइन यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपका पिट्यूटरी, जो आपके ब्रेन में है पिट्यूटरी। जैसे कि आपको पता होना चाहिए जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सारे ब्रेन से ही कंट्रोल होते हैं। मतलब कितना कहाँ पे किस हार्मोन्स की ज़रूरत है ये ब्रेन ही तय करता है। और अगर हमारे एंडोक्राइन कहाँ कहाँ भी मौजूद है, अगर अच्छे से काम करते हैं तो हम लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। अब इसका पाथवे समझ लीजिए। गवर्निंग वेसल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यानी कहाँ से शुरू हो रहा है, ये पेरिनम से शुरू हो रहा है। व्हाट इज पेरिनम? कोई बता पाएगा व्हाट इज पेरिनम? कोई बता पाएगा व्हाट इज पेरिनम? पेरिनम वो एरिया है जो गुदा मार्ग और हमारा जो जेनाइटल एरिया है उसके बीच के एरिया को पेरिनम एरिया बोलते हैं। और वहां पे सिर्फ स्किन और टिश्यू है बस। ठीक है, तो गवर्निंग वेसल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पेरिनम से शुरू हो रहा है और ये एसेंड्स यानी स्पाइन की तरफ बढ़ता हुआ ब्रेन तक जा रहा है वाया GV16। कितने लोग को पता है वेयर इज GV16? कहाँ पे है GV16 हमारा? अगर हम बात करें ब्योल मेरिडियन में तो GV16 हमारा कहाँ है? कहाँ पे है GV16? यहाँ पे है GV16। जी मैम। हाँ, और अगर हम ओरिजिनल GV16 को देखें तो आप देखेंगे कि आपके जो गर्दन में बीचों बीच देखेंगे गड्ढा जैसा महसूस होता है, सबको होता है वो, दैट इज GV16। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? पेरिनम से शुरू हो रहा है, स्पाइन तक जा रहा है और ये ब्रेन तक जा रहा है। कहाँ से? GV16 के थ्रू। तो ये हमारा स्कल एरिया भी कवर कर रहा है और फोरहेड और नोज को भी ये कवर कर रहा है। तो इसका मतलब यहीं पे हमारा कंसेप्शन वेसल और स्टमक मेरिडियन दोनों मिल रहे हैं। यही गवर्निंग वेसल मेरिडियन है, वहीं पे हमारे कंसेप्शन वेसल और स्टमक मेरिडियन का मिलान हो रहा है। अब जीवी मेरिडियन का कनेक्टिंग पाथवे क्या है? जैसे ही ये जीवी मेरिडियन स्टार्ट हो रहा है GV1 से, तो ये कहाँ जा रहा है? गोज अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, अलोंग बोथ साइड्स ऑफ द स्पाइन, यानी स्पाइन के अगल बगल से ये जा रहा है जीवी मेरिडियन और ये टॉप ऑफ द हेड तक जा रहा है। टॉप ऑफ द हेड आपका क्या है? ये है। तो कहीं भी एट द स्कैपुला a branch joins the urinary bladder meridian और द अपर स्पाइन। जैसे कि आप पेज नंबर 78 पे देखिए, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है कि कैसे ये जीवी मेरिडियन स्पाइन के साथ साथ जा रहा है। और तो ये हमारे जो यूट्रस है फीमेल्स में, उस पे भी ये पास हो रहा है। ये हमारा जो जेनाइटल ऑर्गन है वहां से भी पास हो रहा है और ये स्पाइन के थ्रू जाके हमारे टॉप ऑफ द हेड तक जा रहा है। और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, GV26 इट इज अ इमरजेंसी पॉइंट। यानी आप लोग अगर आप लोग के पास ये बुक होगा, अवेयरनेस वाली बुक होगी, तो उसमें बताया गया है कि अगर कोई बेहोश हो गया है तो
GV26 को दबाकर, यानी GV26 कहाँ पे है, यहाँ पे है, जो आपके ओंठ के ऊपर एक गड्ढा जैसा है, दैट इज GV26। अब यहाँ पे सिम्टम्स कुछ दिए हुए हैं कि अगर हमारा गवर्निंग वेसल हाइपर एक्टिव हो गया, हाइपर एक्टिव का क्या मतलब हो गया, ज्यादा काम कर रहा है। देखिए, अगर हम बीमार नहीं हैं तो हमारा कोई भी ऑर्गन, कोई भी वेसल, कोई भी मेरेडियन अपने बैलेंस्ड वे में काम करेगा। लेकिन अगर कोई मेरेडियन हाइपो एक्टिव हो गया तो भी हम बीमार होंगे, और हाइपर एक्टिव यानी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो भी वो बीमार हो जाएगा। तो इसके क्या क्या लक्षण आएंगे? पहला लक्षण आएगा स्टिफनेस ऑफ बैक, यानी पूरे बैक में स्टिफनेस हो जाए, कड़कपन लगने लगेगा, कड़ापन लगने लगेगा। और एक और बताया गया है ऑपिस्टोनोसिस, यानी धनुर्वात, यानी कि शरीर का जो पिछला हिस्सा है वो झुककर अकड़ जाना। यानी कभी कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा कि वो एकदम धनु आकार में वो चल रहा है, मतलब धनुष की तरह उसका शरीर बनता जाने, अकड़ जा रहा है। तो ये कब होगा? जब गवर्निंग वेसल मेरेडियन या डूमो हाइपर एक्टिव हो गया, यानी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ये तो बात हो गई हाइपर एक्टिव की। अब देखिए यहाँ पे कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं कि अगर ये गवर्निंग वेसल हाइपो एक्टिव हो गया, यानी कम काम कर रहा है, तो इतने सारे लक्षण आ रहे हैं। अगर हाइपो एक्टिव है यानी सर में भारीपन होगा, व्यक्ति है वो टकटकी लगा के एक चीज को देख रहा है तो देखते ही रह जा रहा है, चक्कर आएगा, एपिलेप्सी के झटके आएंगे, मेनिंजाइटिस हो जाएगा, एंसेफेलाइटिस। आपने सुना होगा कि गोरखपुर में आज से साल 2 साल पहले एंसेफेलाइटिस से कितने लोग मर गए थे। तो एंसेफेलाइटिस होगा, यूरिन नहीं रोक पाएगा, विमेन है तो उसमें बाझपन आएगा, फीवर, और हाथ सर पैरों में। मैम हाँ, ये क्या प्रॉब्लम होती है एंसेफेलाइटिस? ये इसमें क्या आपके होता है? ब्रेन में ना फीवर हो जाता है, ब्रेन में फीवर हो जाता है। मेनिंजाइटिस होता है मैम, वो तो ब्रेन फीवर तो। एंसेफेलाइटिस भी वही चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा। लिखा है ना यहाँ पे हिंदी में ओके। मस्तिष्क शोथ या मस्तिष्क ज्वर, ज्वर भी वही चीज है, शोथ यानी अच्छा। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन हो ओके गया। ओके। वो सूजन और वो सब हाँ, चीज हो। सूजन आ जाएगा। अब ब्रेन, आप पता होना चाहिए, ब्रेन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। कहते जी। हैं अगर फीवर 105 से ऊपर चला गया तो इंसान हम्म। बचना मुश्किल हो जाता है। जी यानी जी 105 से जी ऊपर चला गया तो उसमें क्या होती है, ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं। और आप अगर बीएचबी पढ़े होंगे अपने सेमेस्टर में, तो जी कहा जाता है कि हर टिश्यू, हर सेल रीजनरेट होते हैं, लेकिन न्यूरॉन रीजनरेट नहीं होता है। अगर जी न्यूरॉन अगर डीजनरेट हो गया तो जल्दी रीजनरेट नहीं होता है, बहुत मतलब ना के बराबर है। तो ब्रेन, बॉडी तो है ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन, लेकिन ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो इसमें अगर हाइपो एक्टिव हो गया यानी गवर्निंग वेसल कम काम कर रहा है तो इतने सारे लक्षण आएंगे। कॉलिक्स हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हेमोरॉइड्स हो जाएंगे। तो हमारे अग्रवाल सर बोलते हैं कि कोई चीज एक दिन में नहीं होता है, वो निरंतर अंदर अंदर शरीर में होता रहता है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं अरे ठीक है ठीक है, लेकिन नहीं। अगर कुछ भी शरीर में बदलाव हो रहा है तो आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर यही छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान देंगे तो हो सकता है आगे चल के बहुत बड़ी कोई अगर कुछ चीज होना होगा तो उससे बच पाएंगे। हम अपनी बात करें, आज से हमको लग रहा है 6-7 साल पहले मैं बात कर रही थी तो मेरा मुंह ऐसे टेढ़ा हो, बात करते करते टेढ़ा हो जा रहा था। तो मेरी बिटिया बोली कि मम्मी आपका मुंह क्यों टेढ़ा हो रहा है। हमने कहा एक्चुअली मैं, हम लोग तो शीशे में देख के तो बात करते नहीं, ऐसे आमने सामने बात करते हैं। तो बोली मेरी बिटिया कि मम्मी आपका मुंह क्यों आप मुंह टेढ़ा होकर क्यों बात कर रही। मैंने बोला नहीं बेटा, मैं तो जैसे बात करती हूँ वैसे बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं मम्मी आपका एक तरफ मुंह टेढ़ा हो जा रहा है।
तुरंत मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर मुंह में अगर ये चीज आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है अगले 1 हफ्ते में या 10 दिन में पैरालिसिस अटैक आने के चांसेस हैं। तो अगर एक बार पैरालिसिस अटैक आ जाता है तो उसको ठीक होने में काफी समय लग जाता है ना। बॉडी उसको ठीक करने में, मतलब एक तरफ का आदमी पूरा बॉडी सुन्न हो गया या आदमी चल नहीं पा रहा, बेड पे हो गया, हम तुरंत भाग के गए सेंटर। उस समय खेमका जी थे, खेमका जी भी बोले तो बोले हाँ, अगर ये चीज आपकी बेटियां नहीं नोट करती तो विद इन 1 वीक या 10 डेज में आपको पैरालिसिस अटैक आता। तुरंत सर ने पॉइंट दिया, तो समझ लीजिए मुंह टेढ़ा होना भी मेरा लगभग खत्म हो गया। लेकिन आज भी अगर मैं मुंह बंद रखती हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि थोड़ा सा मेरा ओंठ जो है हल्का सा, मतलब बहुत ध्यान देने पे लगता है कि टिल्टेड है, यानी थोड़ा सा बाईं तरफ टिल्टेड है। तो अगर हम इस विधा में हैं, इस डिवाइन थेरेपी में हैं, तो अगर हम वो चीज को हम देख लें, अगर समझ लीजिए वो चीज अगर हम नहीं देख पाते तो अगले 1 हफ्ते में 10 दिन में अटैक आ ही जाता बॉडी में। तो ये हमारी एक्यूप्रेशर का कमाल है कि हमने जो चीज आना था उसको देख लिया। ठीक है मैम क्या मैम पॉइंट दिए ऐसा थे? देखने में आता मैम है आपको क्या पॉइंट दिए थे? जिनकी अब याद नहीं है, अब बताने आज से हमको लगा 10 साल तो हो ही गए हैं। सर ने, ओके खेमका जी थे उस समय, सर ने पॉइंट दिया था। ओके। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जब गवर्निंग वेसल हाइपो एक्टिव हो रहा है। अगर हाइपर एक्टिव हो रहा है तो ज्यादा नहीं प्रॉब्लम दिखता है, जैसे स्टिफनेस हो जा रहा है बैक में, या फिर हमारा जो शरीर का जो पीछे का भाग धनुष की तरह मुड़ता जा रहा है। ठीक, अब कुछ फंक्शन देखेंगे कि कहाँ पे हम गवर्निंग वेसल का उपचार कहाँ पे हम करेंगे। गवर्निंग मैम वेसल, बोलिए। जैसे एज एज बढ़ती तो उसके साथ भी देखने में आता है ना कि नोज और मुंह टेढ़ा होता रहता है धीरे धीरे। वो चीज दिखा रहा है ना। इवन कहा जाता है कि पसीना भी, अगर एक भाग में पसीना आ रहा है बॉडी के एक भाग में और एक भाग में नहीं आ रहा है, तो ये भी बता रहा है कि आगे चल के पैरालिसिस अटैक आने के चांसेस हैं। ये सारे क्या है, आपके रेड फ्लैग दिख रहा है, मतलब ये बॉडी दिखा रहा है और हम लोग यही चीज इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, तो गवर्निंग वेसल को क्या कहा गया है? द सी ऑफ यांग चैनल। सी यानी समुद्र। समुद्र जानते हैं कितना बड़ा वास्ट होता है, क्योंकि ये सारे यांग मेरिडियंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और इसलिए ये हमारे सारे जितने भी यांग हैं, पार्ट हैं बॉडी के, उसको ये ताकत देता है, ये गवर्निंग वेसल। ये हमारे स्पाइन को ताकत दे रहा है, हमारे बैक एरिया यानी हमारा जो पीठ एरिया उसको ताकत दे रहा है। तो हमेशा अगर गवर्निंग वेसल को हम ट्रीटमेंट देंगे, तो अगर हमारे स्पाइन में रिजिडिटी आ रहा है यानी कड़ापन आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? क्योंकि एनर्जी की वहां पे डेफिशिएंसी हो गई है, इसके कारण रिजिडिटी आ रही यानी कड़ापन आ रहा है। तो हमें तुरंत समझना चाहिए कि गवर्निंग वेसल की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये हमारे ये हमारे इको हो रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया, ठीक है। ये हमारे किडनी को टोनिफाई कर रहा है, हमारे बैक को टोनिफाई कर रहा है। तो कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि हमारा किडनी फंक्शन कुछ कम हो गया है, तो हम ये गवर्निंग वेसल का चुनाव करेंगे। ये हमारे हड्डियों को ताकत देगा, हमारे बोन मैरो को ताकत देगा, हमारे ब्रेन को ताकत देगा, हमारे स्पाइन को ताकत देगा। तो अगर इस मेरिडियन पे हम ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारे रेड ब्लड सेल्स, या कहीं अगर मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं स्पाइनल प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पे ये गवर्निंग वेसल मेरिडियन वहां पे काम करेगा। इवन ये हमारे जो एक्सटर्नल विंड यानी जो बाहरी वातावरण से जो वायु आ गया है,
तो ये गवर्निंग वेसल ट्रीटमेंट करेगा। कैसे करेगा? अब देखिए यहाँ पे सिम्टम्स दिखाए हैं कि एक्सटर्नल विंड का मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल विंड यानी बाहरी जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर में वातावरण है, उससे हमारा बॉडी सामंजस्य नहीं कर पाया। आपका म्यूट है मैम। आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा, हाँ, म्यूट हो गया था वो। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल विंड यानी कि हमको बाहरी वातावरण से हमारा शरीर बीमार हो गया तो क्या लक्षण आएंगे? बुखार हो जाएगा, नाक बहने लगेगी, सिर दर्द होगा, गर्दन में जकड़न होगा। तो ये बताता है कि हमारे शरीर में एक्सटर्नल विंड का अटैक हो गया है, यानी जो बाहरी वातावरण है वो हमारे शरीर पे हावी हो गया है। तो रोगी को क्या, ठंड लगेगी, पंखा बंद कर देगा, एसी चालू होगा तो एसी बंद कर देगा, छींके आएगी, खांसी होगा, नाक बहने लगेगा। इसका मतलब एक्सटर्नल विंड यानी जो बाहरी वातावरण है और जो हमारा अंदर का जो डिफेंसिव क्यू है उसमें लड़ाई होने लग रही है। तो इससे क्या होगा, हमको क्या हो जाएगा? फीवर आ जाएगा। तो यहीं पे एक नाम दिया है ग्रेटर यांग चैनल। इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर चैनल है, जहाँ पे मिलता है, वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट देना है। तो जैसे मैंने बताया, बुखार हो जाएगा, गर्दन स्टिफनेस हो जाएगा, यानी एक्सटर्नल विंड का आक्रमण हो गया है। वो गले पर भी आक्रमण कर देगा, यानी सोर थ्रोट हो जाएगा। तो अगर इसको हमने ठीक नहीं किया तो ये आगे चल के फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है। तो जैसे ही एक्सटर्नल विंड का आक्रमण हो तो आपको ये गवर्निंग वेसल का चुनाव करना है, क्योंकि अगर आप इस मेरिडियन का चुनाव नहीं करेंगे तो आगे चल के फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा और इवन जॉइंट पेन भी हो जाएगा। तो सर ने छोटी सी एक कहावत टाइप लिखी है कि एक्सटर्नल विंड का जब हो आघात, नाक जब बहने लगे जाए, गर्दन जकड़ी जब हो सिर दर्द, यांग नियंत्रक उपचार चाहिए, यानी गवर्निंग वेसल मेरिडियन का उपचार चाहे। तो ये सारी कहानी थी एक्सटर्नल विंड की। अब इंटरनल विंड हो जाए तो मेरा इंटरनल, हाँ मैम ये पूछ रहे थे, जैसे आजकल अब ये चल रहा है ना, ये मौसम भी हो रहा है, तो इसमें फिर SI3 पे ही हमें पॉइंट लगाना है ना मैम? SI3 और UB62। ओके मैम। SI3 आपका मास्टर पॉइंट है और UB62 आपका कपल पॉइंट है। मेल थैंक फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन कर लीजिएगा, मेल है तो लेफ्ट साइड देना है SI2 और SI3, और अगर फीमेल है तो SI3 राइट साइड देना है। ओके मैम। ये अब कहानी हो गई एक्सटर्नल विंड की। अब इंटरनल विंड यानी अंदरूनी वायु बढ़ गई तो क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगी? चक्कर आएगा, कंपन होगा, बेहोशी या ऐठन होगा, मिर्गी के दौरे आएंगे। विंड स्ट्रोक यानी वही आपका, आजकल आपने ध्यान दिया होगा मोस्टली लोगों को
ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है, यानी अटैक आ जा रहा है, तो कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक इज जस्ट इक्विवेलेंट टू अर्थक्वेक। जैसे आपके अर्थक्वेक होता है, उसी तरह ब्रेन स्ट्रोक भी एक तरह का अर्थक्वेक ही है। तो इंटरनल विंड क्या करता है, ये इसको बहुत ही गहराई और गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल विंड क्या करेगा, हमारे मेरिडियन को भी घायल करेगा और हमारे ऑर्गन्स को भी अटैक करेगा, दोनों चीज को अटैक करेगा इंटरनल विंड। एक्सटर्नल विंड क्या था, बाहरी तरफ से था, सिर्फ वो मेरिडियन को अटैक कर रहा था, लेकिन इंटरनल विंड आपका मेरिडियन को भी अटैक करेगा और ऑर्गन्स को भी अटैक करेगा। अगर इंटरनल विंड अटैक हो गया मेरिडियन पर, तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे? एमिफ्लीजिया यानी एक तरफ का लकवा, शून्यपन दिखेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, डेविएटेड आईज एंड माउथ यानी आंख टेढ़ी हो जाएगी या मुंह का एरिया दाएं या बाएं टेढ़ा हो जाएगा। ब्लर्ड स्पीच यानी जीभ में कड़ापन आ जाएगा, जिससे आवाज में लड़खड़ाहट, मतलब कि ठीक से बोल नहीं पाएगा, लड़खड़ाहट दिखेगी। और कभी कभी व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है और बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा भावुक, मतलब वो छोटी छोटी बातों पे रोने लगेगा, परेशान हो जाएगा, बात तो बहुत छोटी ही रहेगी लेकिन वो परेशान हो जाएगा। तो ये सारे लक्षण कब दिखेंगे, जब इंटरनल विंड ने मेरिडियन पे अटैक किया है, ऑर्गन पे नहीं अटैक किया, मेरिडियन पे अटैक किया है। और अगर उसका जीभ निकाल के बोलेंगे जीभ दिखाइए, तो येलो स्टिकी टंग होगी। और अगर उसका पल्स देखेंगे तो पल्स कैसा होगा, वायरी, फोर्सफुल या स्लो पल्स होगा, या स्लिपरी, यानी जो पल्स हम लोग देते हैं एक दो उसका ऑनसेट नहीं दिखेगा ठीक से, अगर पल्स जो नापते हैं। तो ये कारण हो गया आपका जब मेरिडियन पे इंटरनल विंड अटैक करेगा। अब इंटरनल विंड ने ऑर्गन पे अटैक किया है, तो क्या क्या दिखेगा? सडन फेलियर ऑफ द वाइटल फंक्शन, यानी सडन कोई भी आपका अंदरूनी जो ऑर्गन है उसमें सडन फेलियर होने लगेगा। अगेन द सेम थिंग, हेमिफ्लीजिया यानी एक तरफ का लकवा, बेहोशी, आवाज चली जाएगी, लार बहने लगेगी और जीभ में कड़ापन आ जाएगा। यानी अगर आदमी बोलने की कोशिश करेगा लेकिन आवाज साफ साफ बाहर नहीं आएगी, ठीक से नहीं बोल पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा? क्योंकि जीभ में कड़ापन हो रहा है। तो ये दो तरह का है कि अगर इंटरनल विंड हमारे मेरिडियन पे अटैक करेगा तो ये लक्षण दिखेंगे, और अगर इंटरनल विंड ऑर्गन पे अटैक करेगा तो ये लक्षण दिखेगा। अनीता मैम, आपको उत्तर मिल गया? अनीता मैम जी सर। देखिए हेमिप्लेजिया, तो मैडम हाँ बता वो यही पॉइंट बिल्कुल वो, हाँ विंड का सर बताया, इंटरनल विंड है, इंटरनल विंड का, यस। मैम सर मैम दो तरह की टंग होती है ना, एक तो ढीली पड़ जाती है, एक स्टिफ हो जाती है बहुत ज्यादा, उन दोनों में भी थोड़ा सा वो बताइए चेंज, और हम उनको कैसे पहचाने, थोड़ा सा बताइए सर। देखिए अगर जीभ कड़ा हो जाएगा तो आदमी को बोलने में प्रॉब्लम होगी, उसकी आवाज नहीं निकलेगी, ठीक या है? लड़खड़ा के निकलेगी। हाँ, लड़खड़ा के निकलेगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अगर फ्लैसिड टाइप सिम्टम्स आ जाएंगे, यानी फ्लैसिड का क्या मतलब होता है? शिथिल। हाँ बिल्कुल, हाँ, लुंज या ढीली हो गई। तो इसमें क्या है, इंटरनल विंड बढ़ जाता है, हाथ सुन्न हो जाएंगे, उंगलियां ऐंठने लगेगी, तो इसका मतलब अच्छा, ये भी इंटरनल विंड के सिम्टम्स हैं? भी इंटरनल विंड के सिम्टम्स हैं। देखिए इंटरनल विंड अगर मेरिडियन पे अटैक कर रहा है तो उतना गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर इंटरनल विंड ऑर्गन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, सडन फेलियर ऑफ द वाइटल फंक्शंस, यानी सडन फेलियर, कोई भी ऑर्गन का सडन फेलियर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए। ओके, ऑर्गन का मेरिडियन में भी डिफरेंस है मैम। ओके है। तो मेरिडियन अगर इंटरनल विंड आगे कोई गड़बड़ नहीं है,
उसको हम लोग संभाल लेते हैं, लेकिन अगर इंटरनल विंड ऑर्गन पे जाएगा तो वो बहुत ही घातक हो जाता है। ठीक है, ठीक। अब क्या है, मैम जिनके हाथ पैर कपते हैं और बोल नहीं पाते तो वो उसी में आएगा। हाँ बिल्कुल उसी में आएगा, बिल्कुल उसी में आएगा। ये मेरेडियन बहुत यूजफुल है क्रॉनिक लोअर बैक एक में, यानी आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है बैक एक, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है SI3 और UB62। और कहाँ पे ये काम कर रहा है, स्पेशली द मिड लाइन ऑफ द लंबर एरिया। तो अगर लंबर एरिया में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब वहां पे किडनी डेफिशिएंट हो रही है। आपको पता होना चाहिए किडनी का एरिया कहाँ पे, वही बैक साइड ही है ना। तो बैक साइड किडनी एरिया, तो वही लंबर एरिया है जहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो गवर्निंग वेसल का हम चुनाव कर सकते हैं। तो अगर किसी को क्रॉनिक बैक पेन है तो इसका मतलब किडनी डेफिशिएंसी हो रही है, तो हम लोग गवर्निंग वेसल मेरिडियन का चुनाव करेंगे। अगर हम गवर्निंग वेसल का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमारी जो किडनी की फंक्शनिंग है वो सुधरती है। देखिए बहुत बड़ी बात है, किडनी की फंक्शनिंग सुधरती है। और ये क्या करेगा गवर्निंग वेसल, हमारे बोन मैरो और ब्रेन को शक्ति प्रदान करेगा। बोन मैरो पता है, बोन मैरो में हमारे रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। तो अगर हमारा बोन मैरो अच्छे से काम करेगा तो हमारे ब्लड का भी निर्माण अच्छा होगा और ये हमारे ब्रेन को भी शक्ति प्रदान करता है। तो क्या होगा, जो चक्कर आ रहा है, जो कान में आवाजें आ रही हैं, या मतलब पुअर मेमोरी हो गया है, तो उसमें भी ये गवर्निंग वेसल मेरिडियन काम करेगा। ठीक है, लिखा है कि अकॉर्डिंग टू चाइनीज थेरेपी जो गवर्निंग वेसल है ये लिफ्ट करता है एनर्जीज ऑफ द ओरिजिनल क्वी। तो ओरिजिनल क्वी कहाँ रहती है, किडनी में ही तो रहती है ना। किडनी में ही हमारे ओरिजिनल क्वी रहती है। तो जो किडनी मेरिडियन में जो भी हमारे एक्सटीरियर सरफेस है बॉडी का, तो आपको पता होना चाहिए जो गवर्निंग वेसल क्या नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा नीचे से ऊपर। तो इसलिए ये SI3 जो पॉइंट है, अगर एक्यूपंक्चर में बात करें तो यहीं पे लोग SI3 पे निडलिंग करते हैं। और निडलिंग भी वही कर सकता है जिसको एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो, क्योंकि निडलिंग भी ओरिजिनल पे होता है, यानी क्लासिकल मेरिडियन पे होता है, ये ब्योल मेरिडियन पे नहीं होता है निडलिंग। ठीक है, अब पेज नंबर 82 पे आएंगे, एनर्जी मूवमेंट डायरेक्शन। तो क्या बताया कि जो ओरिजिनल क्वी है वो कहाँ से मूव कर रही है, इंटीरियर टू एक्सटीरियर, यानी अंदर से बाहर ये एनर्जी मूव कर रही है। बैक से एक्सटीरियर टू इंटीरियर, बॉटम से टॉप, यानी नीचे से ऊपर जा रही है हमारी एनर्जी थ्रू गवर्निंग वेसल। और अगर हम ऊपर से नीचे बात करें, हमारी एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है, वाया स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। तो यहाँ पे सर ने एक कविता के रूप में दिया है कि अगर सर गर्दन जकड़ जाए, सर घुमाना मुश्किल हो जाए, तो क्या बता रहा है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए तो यही गवर्निंग वेसल उपचार चाहे। जब हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी इफेक्ट हो जाएगा, मूत्र की जो मात्रा बढ़ जाए और पसीना न आए, मतलब हमने आपको बताया था कि अगर पसीना भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही घातक है, ये द्योतक है कि आगे चल के 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कभी भी पैरालिसिस अटैक आ सकता है। फिर अगर ये गवर्निंग वेसल पे हम ट्रीटमेंट देंगे तो जो हमारी मानसिक उग्रता है, मिर्गी के दौरे हैं, पागलपन है, ये सारे इस मेरिडियन से ठीक होंगे। आंख की कोई तकलीफ है, कान की कोई तकलीफ है,
एपिस्टेक्सिस यानी नाक से, बोलते हैं ना नक्सिर फूट गया, नाक से रक्त आ रहा है। कब नक्सिर फूटता है? गर्मी में, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो लोगों का नक्सिर फूट जाता है, नाक से खून आता है। तो इस पे भी ये लाभकारी है SI3 और UB62। इवन चर्म रोग, चर्म रोग जब हो जाए, उस पर पपड़ी पड़ जाए, आपको पता होना चाहिए जो हमारा स्किन है ये भी सांस लेता है। अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें भी छोटे छोटे छिद्र हैं। तो अगर पसीना निकलना बंद हो जाए तो ये भी घातक है। तो हम क्या लगाएंगे? SI3 और UB62। रक्तचाप जब घट जाए, मतलब अगर हमारा ब्लड प्रेशर भी घट रहा है और नींद भी अच्छे से नहीं आ रही है और र्यूमेटिक अर्थराइटिस स्पाइन की हो जाए, यानी स्पाइन में जैसे कहते हैं ना हड्डी बुखार, हड्डियों का बुखार हो गया, तो रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाए, तो यही पॉइंट SI3 और UB62 काम करेगा। और 17 नंबर पे सर ने क्या दिया है? प्रेत बाधा जब हो जाए या मन में गांठ बैठ जाए। प्रेत बाधा मतलब लोगों को लगे कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमको साया दिख रहा है, कोई हमारे पे टोटका कर रहा है या कोई चीज जादू टोना कर रहा है। अगर ये चीज भी दिमाग में बैठ जाए तो यही पॉइंट SI3 और UB60 का हम चुनाव करेंगे। और ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का क्या मतलब है? इट इज अ न्यूरोटिक मेंटल स्टेट है, ये अनकंट्रोलेबल, यानी जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है तो ऑब्सेशन बोलते हैं ना, हो गया है, तो वहां पे भी ये SI3 और UB62 काम करेगा। इवन यहाँ पे लिखा है कि प्रसव काल में कोई तकलीफ हो या हमारा स्पाइन बहुत ज्यादा रिजिड हो जाए तो यही पॉइंट काम करेगा। इवन गला अवरोध हो जाए, यानी गले में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पीलिया रोग हो गया है, स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, तो अगेन SI3 एंड UB62। और ये SI3 और UB62 हमारे क्रॉनिक बैक पेन को ठीक करेगा। क्रॉनिक बैक एक क्यों है? क्योंकि किडनी डेफिशिएंट हो गया है, इसलिए यहाँ पे दर्द कर रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट देंगे तो हमारा किडनी मजबूत होगा। तो पॉइंट नंबर 21 पे क्या दिया है कि गवर्निंग वेसल जो है, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और आंख में आंसू आना, मोतियाबिंद के साथ लाल आंखें और जॉन्डिस, मतलब रोग तो अनेक हैं लेकिन पॉइंट कौन से हैं? UB SI3 एंड UB62। अब देखिए SI3 की लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे है, पेज नंबर 84 पे। अगर आप छोटी उंगली में बाहर की तरफ जाएंगे तो ये आपका SI3 है, ये दिख रहा है सबको? जी मैम। ये आपका ऐसा एक गड्ढा जैसे यहाँ पे है, एकदम आप छोटी उंगली में बाहर की तरफ जाइए तो ये आपका SI3 है। ये मास्टर पॉइंट है। क्या लिखा है? इट इज लोकेटेड बिहाइंड द हेड ऑफ द 5th मेटाकार्पल बोन। 5th मेटाकार्पल बोन पे है ये SI3। और इतने सारे प्रॉब्लम्स की बस एक पॉइंट देना है, यानी डेफनेस हो रहा है, मिर्गी हो रहा है, नाक से खून आ रहा है, उंगलियों में ऐठन आ रही है, गर्मी तो लग रही है लेकिन कोई पसीना नहीं। पसीना होना बहुत जरूरी है लेकिन ज्यादा पसीना भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा पसीना होने लगेगा तो क्या होगा? हमारे शरीर से जो लवण है या जो नमक है वो सब निकलता जाएगा, हम लोग क्या हो जाएंगे? डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, है ना? तो अगर पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है तब आपको लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाने, बहुत इफेक्टिव है लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट। अगर पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, अगर पसीना एकदम नहीं आ रहा है लेकिन गर्मी बहुत लग रही है, तो आगे चल के ये द्योतक है कि आगे चल के पैरालिसिस हो सकता है। ये मैं डरा नहीं रही हूँ, एक संकेत दे रही हूँ।
तो आप ये SI3 और UB62 लगाइए। जॉन्डिस हो गया, हेडेक हो रहा है, बोलने की शक्ति नहीं रह गई है, गर्दन में स्टिफनेस आ गया, टाइटनेस आ गया, सिर नहीं घुमा पा रहा है, अब बैठा है तो उसको पीछे देखना है तो पूरा ऐसे घूम, जैसे हम लोग ऐसे पीछे देख ले रहे हैं, ऐसे देख ले, नहीं, वो ये गर्दन ही नहीं घुमा पा रहा है। माइग्रेन का भी अगर हेडेक है, मलेरिया जैसा ज्वर हो रहा है, किसी चीज का फोबिया है, आंखें लाल हैं, विजन प्रॉब्लम है, शोल्डर प्रॉब्लम है, अपर आर्म प्रॉब्लम है, नेक पेन है, आर्म का और एल्बो का ऐठन हो रहा है, गर्दन की जकड़न हो रही है, कलाई दर्द हो रहा है, छाती में भारीपन आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, चर्म रोग है, वहां पे पपड़ी युक्त चर्म बन गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, SI3 और UB62। मैम पैर की काफ मसल में ऐठन हो रहा है तो मैम हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। सेम SI3 ओके। SI3 और UB62 मेल का अलग प्रोटोकॉल है, लेफ्ट में और राइट में, और फीमेल का अलग है, लेकिन मेल में DU3 और मतलब वही GV3 दोनों में सेम है, लेकिन मेल में आपको K3 टोन करना है, UB23 टोन करना है, लेकिन फीमेल में LU7 को टोन करना है और K6 को सीडेट करना है। ठीक है, कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैम जैसे आपने बताया था कि लेडीज का मेंसेस प्रॉब्लम होता है तो ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है, बट जब मेंसेस बंद हो जाती है तो उसके बाद तो मैम प्रॉब्लम्स और आ जाती हैं, जबकि ब्लड निकलना बंद हो गया। ब्लड निकलना बंद हो गया वो तो मेनोपॉज है ना, लेकिन जो एक होता है ना, जो कहते हैं ना कि जो हमारी देखिए ज्यादा करके फीमेल्स को ही फ्रैक्चर ज्यादा होता है, आपने ध्यान दिया होगा, ज्यादा करके फीमेल्स को ही फ्रैक्चर, क्योंकि उनके बोन्स एकदम ब्रिटल हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जिसका नाम सुना है, ब्रिटल हो जाते हैं, भले ही मेंसेस बंद हो गए हैं तो, लेकिन प्रॉब्लम तो अंदरूनी है ही ना, वो चीज, हॉट फ्लशेज आते हैं, गर्मी लगता है, मूड स्विंग्स होता है, ये सारे मेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं या हो जाते हैं। तो अगर आप एक गायनकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो लोग पता नहीं कौन सी थेरेपी यूज करते हैं, न्यूट्रिशन थेरेपी या कोई थेरेपी यूज करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस यही लगाना है SI3 और UB62, कुछ नहीं करना है आपको। और एक बहुत अच्छा पॉइंट है GV17, गवर्निंग वेसल का 17 पॉइंट, उस पे कुछ नहीं करना है, रोज आपको रात में उस पे एक एक लाल बिंदी लगा देनी है रेड स्केच पेन से, वो सारे आपके मेंटल प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। GV गवर्निंग वेसल का 17 नंबर। अगर गवर्निंग वेसल 17 की बात करें तो अगर आप बुक खोल के देखिए उसमें क्या लिखा है कि ये मिड ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम का बिंदु है, तो अगर हम इस बिंदु पर उपचार देते हैं तो जो हमारे ब्रेन में वात दोष है या कफ दोष है या पित्त दोष है उसको ये निकालता है और हमारे लीवर और स्प्लीन में ऊर्जा प्रदान करता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, गवर्निंग वेसल यानी 17 नंबर, GV16 आपका ये है, बस उसी के नीचे आपका GV17 है, उससे बस रेड स्केच पेन से बस एक एक बिंदी लगा दीजिए। इट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर कैसा भी मानसिक प्रॉब्लम हो। देखिए आज के युग में सबको मानसिक प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं कि कुछ ना कुछ आदमी का दिमाग चलता रहता है, ठीक है, तो कुछ मत करिए, एक पॉइंट लगाइए गवर्निंग वेसल का 17 नंबर, तो क्या करेगा ये हमारे ब्रेन से वात पित्त कफ दोष को निकालेगा और हमारे स्प्लीन और लीवर को ऊर्जा प्रदान करेगा। स्प्लीन भी हमारा मैम ओवर थिंकिंग में भी काम करेगा फिर ये? कुल हर कोई भी चीज का आपका मेंटल ओवर थिंकिंग, एक्सेस ड्रीम में, एक्सेस ड्रीम में सब चीज में काम करेगा गवर्निंग वेसल 17। ओके, मिड ब्रेन का पॉइंट है ना मैम? हाँ, रेड स्केच पेन। ओके, थैंक यू मैम। बस छोटी सी बिंदी लगा देनी है बस यहाँ पे गवर्निंग वेसल 17 पे दोनों तरफ।
बस। इवन ये कहा गया है कि अगर GV17 पे हम पॉइंट दे रहे हैं तो ये हमारे डिप्रेशन, ये हमारा जो मूड स्विंग हो रहा है, ज्यादा करके महिलाओं में ज्यादा मूड स्विंग देखा जाता है। पुरुषों में भी होता होगा, लेकिन महिलाओं में ज्यादा मूड स्विंग दिखता है। कभी तो मन करता है बहुत काम करे, कभी मन करता है काम ही ना करें, कोई हमको पलंग पे नाश्ता खाना सब दे। सही है गलत है? बिल्कुल सही है कहाँ मैम। मैम सपने हाँ। दिखा रहे हो, मैम सपने दिखा रहे हो आप तो, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता है, करके देखिए। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है गवर्निंग वेसल 17। और आपके पास तो पूरा गवर्निंग वेसल 1 से लेके गवर्निंग वेसल पूरा एक एक पॉइंट का ब्यौरा दिया गया हुआ है। गवर्निंग वेसल 20 को बोलते हैं कि इट इज ए 100 बीमार और एक अनार, यानी 100 बीमारी का एक इलाज है गवर्निंग वेसल 20, है ना? तो ये आप लोग पढ़ लेंगे ना गवर्निंग वेसल मेरिडियन को आप लोग। जी मैम। इसमें एक एक मतलब एक एक पॉइंट का सारा दिया गया है लेखा जोखा, कि अगर साइमोसोमेटिक प्रॉब्लम हो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, तो ये जीवी मेरिडियन वहां पे काम करता है। ठीक है। मैम और जैसे सर कि दर्द का कोई अच्छा पॉइंट बता दीजिए। मेरी फ्रेंड का बहुत सर दुखता है अचानक, इतना तेज दुखता है कि उसको सिर्फ मेडिसिन लेना पड़ती है। तो यही लगाइए SI3UB62। ऐसा ओके मैम। कहाँ पर, मेल पे कि ब्योल में? नहीं ओरिजिनल पॉइंट पे, क्लासिकल पे। केवल सरदर्द मैडम, केवल सरदर्द बता रही हैं, लेफ्ट में राइट में केवल कहाँ पर? सर दुखता है। उनको गैस बहुत बनता हो सकता है। नहीं मैम, गैस गैस तो नहीं बनता, कोई बीमारी भी नहीं है। और उनको सिम्टम बता बताइए ना मैडम। हाँ, बोलता मैडम सिम्टम बताइए और ना। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, अरे ऐसा बस कैसे हो सर जाएगा? अचानक। ऐसा कैसे हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सर दर्द हो जाएगा? सर दर्द का कोई कारण तो जरूर होगा, बिल्कुल होगा। गर्मी होगी, स्टमक हीट होगी, कुछ तो कारण होगा। लीवर होगी, या ब्लड तो गैस डिफिशिएंसी। बहुत बनता अभी होगा मैडम बोल रहे हैं ब्लड डिफिशिएंसी। हाँ। एज कितनी है? 42। तो आप, मैडम ने क्या कहा, ब्लड डिफिशिएंसी कहा ना पॉइंट एक। आपने जी उसको टेस्ट कराया कितना हुआ, कितना है हीमोग्लोबिन? नहीं, टेस्ट नहीं कराया। लाल लाल दिखती है मैम, वो तो खून बहुत है उसके शरीर में। अरे ये कैसे? ओहो, अब सरिता मैम ये मत बोलो। आप लोग थेरेपी पा करके ये कहो कि लाल लाल दिखती तो बहुत अधिक है, तो वो भी प्रॉब्लम है। अगर लाल लाल दिख रही है तो उसमें पढ़िए, तो स्टमक, वो हार्ट हीट बढ़ी हुई है, वो भी सर दर्द करेगी। अगर बहुत लाल आप कह रही हैं, मैं ये नहीं मानने की चाह, लेकिन लाल अगर चेहरा आपका हो रहा है तो स्टमक, वो हार्ट हीट बढ़ी होती है, उसमें भी दर्द करेगा। हाँ। ओके मैम, उसके चिक्स वगैरह अच्छे रेड रेड दिखते हैं। हीट है, हीट तो बढ़ा हुआ। लेकिन बिना टेस्ट के कैसे जान पाएंगी? अब ऐसे मत सोचिए ना, कोई एक टेस्ट पहले करा हीट है लीजिए, जी फिर देखिए, और फिर उसके बाद तब पूछते ओके। देखिए। इसका पानी कितना पीती है बताइए? पानी कम पीती है सर, पानी ज्यादा नहीं पीती है। तो हीट आपने हीट खुद ही बढ़ा बता हुआ। दिया। पानी पानी 3 लीटर, अगर पानी लिक्विड, चाय चाय छाछ, ये सब मिलकर के, जूस, इन सब को मिलकर 3 लीटर नहीं होता, तो स्टमक हीट बड़ी होगी, तो स्टमक हीट का लगा दीजिए पॉइंट, जी सर। है ना? देखिए एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब ऐसा आप बोलते हैं तो फिर वो नहीं है, उसको थेरेपी को समझने की कोशिश करिए। कोई कारण जरूर होगा, या कोई कह नहीं सकता कि हमारा बिना कारण के जो सर दर्द करे, कोई कारण तो होगा। अब ये है ओके कि हम सर। लोग समझ नहीं पा रहे ना। तो पहला तो स्टमक हीट जी निकालिए, सर। स्टमक हीट है तो नहीं, गर्मी का। दूसरा लीवर, लीवर के लिए मैडम ने बता दिया ब्लड डिफिशियंसी। तो ये सब ऐसे तय करिए।
ठीक है मैडम, ठीक है सरिता मैडम। पॉइंट्स पता करने पड़ते हैं सरिता मैम, बाकी सबको जी यही सर। लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में ऐसा ही लगता है, पर है ना, अपने क्या पहला डायग्नोसिस डिफरेंट है ना, तो उसमें पूछने हाँ, पड़ते हैं पॉइंट्स। आप चेस्ट बर्न कभी होता है उनको? चेस्ट बर्न माने चेस्ट पे लगता है कि जैसे कोई चीज अटैक कर रही हो, ऐसा कोई लगता है? गर्मी, मैंने बोलिए ये पूछा नहीं सर, बस वो सर दर्द हमेशा बताती है और एज भी इतनी कम है, तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बीपी शुगर कुछ नहीं है। अच्छा सरिता जैन, देखिए प्लीज, आप थेरेपी में, आप सेकंड सेमेस्टर में है, मैं केवल एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी सिम्टम हो वो 5-6 पैरामीटर्स पूछे जरूर। नंबर 1, भूख कितनी है? नंबर 2, पानी कितना पीती हैं? नंबर 3, स्टूल पास होता है ठीक से कि नहीं? यूरिन पास होता है ठीक से कि नहीं? फिर नींद कितनी आती है? फिर आपका कोई टेस्ट आपने ब्लड कराया है कि नहीं? इतने टेस्ट आप जब पूछ लें, तब उसके बाद कहिए कि अब मैं थेरेपी के लिए तैयार हूँ। ऐसे नहीं कि मेरा सर दर्द करता है कोई कारण नहीं, उसको कैसे मालूम कि कोई कारण नहीं? पानी आपने बता दिया ना, पानी आपने बताया ना कि पानी कम है, तो स्टमक हीट क्यों नहीं होगी? बोलिए, आप बताइए, थेरेपी जितना पढ़ा है आपने, क्यों नहीं होगी? अगर स्टमक हीट माने क्या हुआ? बोलिए। गर्मी बड़ी हुई है। नहीं, कोई भी एक्शन रिएक्शन बॉडी में होगा, खाना खाने, दौड़ने, चलने, कूदने, उनमें सब में हीट क्रिएट होगी, हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेट होती है, उसको कैसे, पानी कितने परसेंट होना चाहिए? 60% के आसपास। तो अगर पानी 60% नहीं है और यूरिन कितना जाना चाहिए? 3 लीटर पानी और 1.2 से लेकर 1.5 लीटर यूरिन। अगर ये प्रोसेस नहीं है तो यूरिन कम जारी होंगे, पानी जब पी नहीं रही तो यूरिन कम जारी होंगे, तो आप तुरंत मालूम हो जाएगा यूरिन कितना जारी है। तो ऐसे ऐसे रिलेट करिए ना। अब आप वो मतलब ऐसे मत करिए, कोई बोले कि हमको तो पता नहीं क्या हो गया, वो हो रहा है, ऐसे नहीं पूछना। ये पैरामीटर्स पूछिए, 5-6 चीजें पूछिए, और तब बोलिए कि तब आप डिराइव करिए। अगर पानी कम कह दिया, पहला फैक्टर आपको तुरंत समझ में आया। अगर कह दिया कि टेस्ट हुआ है, तो मैडम ने भी बता दिया कि लीवर में आपका क्या है, लीवर में क्या बताया था मैडम ने? सरिता जैन मैम, आप ऐसे में खाना बना रही होंगी, आप प्रश्न पूछ के चली जा रही हैं। जी सर, मैं काम। बताइए, आपने प्रश्न पूछा और बस उसके बाद आप खाना परोसने लगी होंगी। जी सर। तो भाई देखिए, भाई उत्तर हम अनिता जैन को देंगे तब, सरिता जैन नहीं को सर, नहीं देते। सुन रही हूँ, कान में ईयरफोन लगा के पूरा सुनती हूँ सर। मैं ये प्रश्न आपका हमेशा उसी समय होता है जब आप खाना बना के परोस रही होती है। हम लोग क्या करें, ये बहुत प्रॉब्लम है हम लोग। आप प्रश्न डालिए, क्वेश्चन डालिए, उसमें क्वेश्चन आप डालिए, किसमें? अपने ग्रुप में, उसमें मैडम अनिता जैन इंचार्ज है उसकी। ओके सर, ओके। प्रश्न डालिए, ऐसे मत डालिए, प्रश्न डालिए, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी, हम लोग थेरेपी में अपने को बेटर करें, ये हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए, एनीवे मैडम ने बहुत बढ़िया बताया। अब हम लोग जो है ये इस पूरे वीडियो को प्रचारित करिए, प्रसारित करिए। नंबर 2, जो आपकी क्वेरी है उस क्वेरी को आप ग्रुप में डालिए, इसमें मेन ग्रुप में नहीं, बल्कि आपके सेमेस्टर के ग्रुप में आप डालिए। उसमें उसके कोई ना कोई सीनियर आपके पास जुड़ा हुआ है, वो कोई ना कोई उत्तर आपको देगा। आपकी क्वेरीज को ठीक करना, सुधारना, आपको सही मार्ग दिखाना हम लोगों का दायित्व है, सबका दायित्व है। आपसे जो भी सीनियर उसको दायित्व है, जूनियर है उसका भी दायित्व है, आपसे जो ज्ञान में अग्रणी हो। ठीक है, तो हम लोग तभी अपने संस्थान का, जो हम लोग कहते हैं कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसके सपने को सार्थक बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग भी समाप्त कर रहे हैं। 2 मिनट का ब्रेक है। नमस्कार सबको। नमस्कार। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा रहा। मैम।